OLE, the utopian world of online education. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओएलई अकाउंटेंसी सेशन। सो आज हम अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है, जिसका नाम है पार्टनरशिप। आज हम पार्टनरशिप की स्टार्टिंग करेंगे, उसके कुछ फंडामेंटल्स भी इस सेशन में देखेंगे। सो यहाँ पे क्या है, हमें पार्टनरशिप पहले जान लेना है कि पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप है आपका एक तरह से फॉर्म ऑफ बिजनेस। क्या है? फॉर्म ऑफ बिजनेस। अब अभी तक जो आपने 11th में पढ़ा है अकाउंटिंग कि यहाँ पे एक्स ने स्टार्ट किया बिजनेस इतने कैपिटल से, देन उसे इस साल उसे इतनी इनकम हुई, इतने एक्सपेंसेस हुए, देन हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, ये सब काम होता था उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे 11th में, जो अकाउंटिंग हम कर रहे थे, वो एक सिंगल पर्सन के कर रहे थे। मतलब ऐसा बिजनेस जो कि सिर्फ एक पर्सन कैरी ऑन कर रहा था, जिसका नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है। अभी तक हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम देखेंगे पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप भी आपका एक तरह से बिजनेस है। यहाँ पे बस एक जना नहीं, एक से ज्यादा लोग बिजनेस को मैनेज करते हैं। ठीक। जस्ट सपोज जैसे अभी आप अपने दोस्त के साथ बैठे हो एंड आपने सोचा हो कि कभी ना कभी जब हम पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे एक बिजनेस ओपन किया जाएगा, कैफे खोला जाएगा। आप लोग बैठते होंगे तो ये सब बातें करते ही होंगे कि कभी साथ मिलकर ये बिजनेस खोलेंगे, कभी साथ मिलकर कोई कैफे खोलेंगे। उसी की अकाउंटिंग के बारे में आपको क्लास 12th में पढ़ना है, वो जो कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के चैप्टर में है। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखना क्या है कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है। पार्टनरशिप क्या है? एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है, बिजनेस का एक टाइप है। इसमें कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं? एज नाम से ही क्लियर है, पार्टनरशिप। तो एक से ज्यादा होंगे तभी तो पार्टनरशिप होंगी। तो यहाँ कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं? मोर देन वन पर्सन। ओके। जब मोर देन वन पर्सन कैरी ऑन करते हैं बिजनेस एक्टिविटी टुगेदर, दैट टाइप ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप बिजनेस। ओके। ये तो हो गई मीनिंग। अब इन सब चीज को गवर्न करने के लिए एक एक्ट है, उस एक्ट का नाम है पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब इस एक्ट ने पार्टनरशिप को वेल डिफाइन किया है। हम डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। Partnership is a relation between persons who agreed to share the profits of business carried on by all or any of them, carried on by all or any of them for all। ये डेफिनेशन दी गई है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप की, कि पार्टनरशिप है क्या। ये डेफिनेशन आपकी काइंड ऑफ इसी से हम फीचर्स की भी स्टडी करेंगे और ये डेफिनेशन आपको क्लियरली बताती है कि पार्टनरशिप है क्या। नाउ लेट्स डिस्कस द फीचर ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेफिनेशन। सबसे पहला फीचर आपको क्या दिख रहा है कि पार्टनरशिप में कितने लोग इन्वॉल्व है? मोर देन टू। यहाँ पहला फीचर आपका हो गया टू और मोर पर्सन्स इन्वॉल्व। पार्टनरशिप का पहला फीचर है कि पार्टनरशिप के बिजनेस में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं? दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब जैसे सपोज करते हैं आपका 4 लोगों का ग्रुप है, आप सर ने डिसाइड किया है कि जब हमारा ग्रेजुएशन हो जाएगा तो हम लोग जॉब करने के बजाय एक अच्छा सा कैफे खोलेंगे जिसका आपके पास बहुत ही बेहतरीन आइडिया है। ठीक। उस तरह का बिजनेस क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप बिजनेस। ओके। किसी भी बिजनेस में अगर 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं एंड वो प्रॉफिट्स इक्वली शेयर कर रहे हैं या फिर एक डिफाइंड रेशियो में शेयर कर रहे हैं, तो इस तरह के बिजनेस क्या होंगे? पार्टनरशिप बिजनेस होंगे। ओके। ये तो हो गया पहला फीचर। नेक्स्ट है, सेकेंड फीचर है आपका देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। ओके।
एग्रीमेंट मीन्स कि इसमें डिसाइड होगा कि कौन सा पार्टनर क्या काम करेगा, क्या नहीं करेगा, कितनी कैपिटल ब्रिंग इन करेगा, प्रॉफिट आपके किस रेशियो में शेयर होंगे, इक्वली शेयर होंगे या कोई स्पेसिफाइड रेशियो होगा, ठीक है। सो ये एक एग्रीमेंट आपका डिफाइन होना चाहिए आप सभी के बीच में जो भी बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि बस ये सोच लिया कि हाँ चलो ठीक है बिजनेस करते हैं एंड यू हैव डिसाइडेड नथिंग कि कौन कितना पैसा ला रहा है। अगर आप रॉ फॉर्म में भी बातें भी कर रहे होते हैं तो आप एक आइडिया लगा लेते हैं कि अच्छा तुम इतना पैसा ले आना, हम इतना ले आएंगे एंड जो प्रॉफिट होगा उसे इस तरह से आपस में बांट लेंगे, ठीक है। सो हम लोग जब भी अगर एक बातें भी कर रहे होते हैं तो हमारे बीच में एक हम सोचते हैं कि अच्छा ये चीजें रहेंगी उस बिजनेस में एंड उस बिजनेस को हम ऐसे ऑपरेट करेंगे। तो ये काइंड ऑफ क्या है, ये आपका एग्रीमेंट है आपके उन 4 लोगों के बीच में, उन 2 लोगों के बीच में जिन्होंने डिसाइड किया है कि बिजनेस कैसे रन करना है। सो इट कैन बी ओरल फॉर्म में और रिटर्न फॉर्म में। तो वर्बल और रिटर्न दोनों हो सकता है आपने सिर्फ एग्रीमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशन हो अपने पार्टनर्स को सिर्फ बताए हो ओरली, और हो सकता है कि आपने एक प्रॉपर एग्रीमेंट मेंटेन कराया हो रिटर्न फॉर्म में। सो बोथ आर एक्सेप्टेबल। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको रिटर्न फॉर्म में एक एग्रीमेंट रखना है पार्टनरशिप बिजनेस का। रिटर्न फॉर्म में रखने का बहुत सारे फायदे अलग है। सो उसके फायदे ये हो सकते हैं कि आपके यहाँ बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, किसी कोई कंफ्यूजन होगा तो दैट पर्सन कैन इजिली गो थ्रू दी डॉक्यूमेंट्स कि अच्छा ये चीज यहाँ लिखी हुई है, डिस्प्यूट कम होते हैं, ठीक। सो ये सारी चीजें अच्छी होती हैं जब हमारे पास रिटर्न एग्रीमेंट होता है। सेकेंड थिंग, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, वर्बल फॉर्म का भी एग्रीमेंट हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप रिटर्न में ही एक एग्रीमेंट बना के दें। नाउ नेक्स्ट, थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। सो थर्ड फीचर है पार्टनरशिप बिजनेस का कि एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बस सोच लिया कि हम 4 लोग जा रहे हैं, ये काम करके आएंगे, कुछ पैसे अर्न हो जाएंगे, वो आपका बिजनेस नहीं होगा क्योंकि वो वन टाइम एक्टिविटी होगी। आप 4 लोग कुछ ऐसा बिजनेस करने की सोच रहे हो, जैसे एक कैफे है, आप ये नहीं होगा कि बस खोल के आज बंद कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बिजनेस ओपन होना चाहिए ताकि आप मनी अर्न कर सके, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व होनी चाहिए, तभी वो बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगी, ठीक। कोई भी पार्टनरशिप अगर कैरी ऑन हो रही है तो उसमें मेनली क्या होना चाहिए, आपका बिजनेस रन जरूर होना चाहिए। साथ में घूमने चले जाना या साथ में कुछ काम कर लेना, या आप अगर चोरी या डकैती भी करने चले जाते हैं साथ में, तो वो आपका बिजनेस नहीं कहलाता है। आपका बिजनेस बेसिकली क्या होगा, जो हमने बिजनेस स्टडी में बिजनेस की मीनिंग पढ़ी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी की एग्जिस्टेंस, वो होनी चाहिए। क्लियर। फोर्थ फीचर है प्रॉफिट शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। ओके, सो नेक्स्ट फीचर पार्टनरशिप का क्या है, आप जो भी बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करेंगे दैट यू हैव टू शेयर विद योर ऑल अदर पार्टनर्स। ओके, सो नेक्स्ट फीचर आपका यही है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस से कोई भी प्रॉफिट जो हमने अर्न किया है दैट वी नीड टू शेयर विद आवर पार्टनर्स। एंड ये पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट कैसे बटेगा, ये एक एग्रीमेंट में मेंशन होगा। अगर एग्रीमेंट में कुछ भी मेंशन नहीं है रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल होनी चाहिए बिटवीन दी पार्टनर्स। ओके, सो ये नेक्स्ट फीचर है आपका पार्टनर्स का। नेक्स्ट फीचर है आपका रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। ओके, सो यहां पे ऐसे समझते हैं, यहां पे आपके हैं मिस्टर ए, ओके, साथ में बी भी है और सी और डी, ठीक। बी सी डी किसी काम से बाहर गए, बहुत ही अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखती है मिस्टर ए को, ठीक है। तो मिस्टर ए क्या करते हैं, उस बिजनेस मीटिंग में चले जाते हैं एंड वो एक एजेंट की तरह वर्क करते हैं पूरी फर्म के, मतलब वो बी सी डी सबके बिहाफ पे वो मीटिंग करने चले जाते हैं। एंड उस समय कोई डिसीजन लेने की बारी आती है, ठीक। तो वो क्या करते हैं, उस समय वो उस बिजनेस डिसीजन को बी सी डी के पार्ट पे ले लेंगे, ठीक, क्योंकि वो वहां पे एक एजेंट की तरह भी वर्क करेंगे और प्रिंसिपल की तरह भी, ठीक। सो एक आपका पार्टनर एजेंट भी होता है अदर पार्टनर का। अगर अदर पार्टनर मिसिंग है या फिर कहीं काम से बिजी है या वो नहीं अटेंड कर सकते हैं कोई मीटिंग, तो वो पार्टनर आपका एज एन एजेंट उस पर्टिकुलर पार्टनर जो मिसिंग है, जो अभी उस समय मीटिंग में नहीं आ सकता है, उसका एजेंट होता है,
ठीक। दूसरा, वो डिसीजन भी लेने की कैपेसिटी रखता है, इस वजह से उसे हम प्रिंसिपल भी कहेंगे। तो यहाँ एक रिलेशनशिप होता है प्रिंसिपल एंड एजेंट का। आपका हर एक पार्टनर मतलब ABCD दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है और वो खुद एक प्रिंसिपल ओनर भी है, क्योंकि वो खुद बिजनेस में इन्वॉल्व भी है। पर अगर अदर पार्टनर्स नहीं है या किसी वजह से वो उस समय मीटिंग में नहीं बैठ पा रहे हैं एंड कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, सो जो प्रेजेंट पार्टनर्स हैं वो उस एब्सेंट पार्टनर के बिहाफ पे भी डिसीजन ले सकते हैं एंड दैट पर्सन विल बी एक्टिंग एज द एजेंट ऑफ मिसिंग पार्टनर। ओके, सो यहाँ एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट का, बिटवीन दी पार्टनर्स। हर एक पार्टनर आपका एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है। जरूरी नहीं है कि सबको काम करना जरूरी है। नेक्स्ट फीचर आपका यही है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ओके, सो यही चीज जो मैं भी आपको बता रही थी कि आज हर एक पार्टनर प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि सबके सब बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। एक बिजनेस हो रहा है, अगर C और D काम नहीं करे, उन्होंने बस पैसा लगा दिया है, वो कहीं और बिजी हैं, सो इट्स ओके, A और B मिलके काम संभाल सकते हैं एंड यहाँ पे A एंड B आपके क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होंगे C और D को भी। ठीक, सो यहाँ पे कोई भी किसी दूसरे पार्टनर के बिहाफ पे बिजनेस रन कर सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि सारे के सारे पार्टनर्स बिजनेस में आपके एक्टिवली इन्वॉल्व हो। कुछ हो सकता है स्लीपिंग पार्टनर जो सिर्फ पैसा लगाते हैं और उसके बाद उनका मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से होता है। ठीक है, दे डोंट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस एक्टिविटी एट ऑल। सो ऐसे पार्टनर्स भी होते हैं, उनको पार्टनर कहा जाएगा। हाँ, उनको कहा जाएगा कि हाँ ये एक्टिव पार्टनर नहीं है, एक्टिव पार्टनर A और B है, उनको थोड़ा सैलरी और थोड़ा उनको रेशियो ऑफ प्रॉफिट ज्यादा मिल जाता है, जो काम ज्यादा करते हैं। ठीक है, सो ये आपका नेक्स्ट फीचर पार्टनरशिप में यही है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि सारे के सारे पार्टनर्स काम करें। जैसे आपके दोस्तों में भी काफी ऐसे होंगे, 4 में से 2 काम करने को रेडी हैं, 2 कहेंगे हम तो बस पैसा लगा देंगे और हम प्रॉफिट लेंगे। ठीक, सो आप उन 2 को आप दोस्ती के नाते आप हटाना नहीं चाहेंगे, आप कहेंगे ठीक है हम उन 2 को भी रख लेंगे। ठीक, और 4 लोग मिलकर साथ में बिजनेस करेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया आपका नेक्स्ट फीचर कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, सब एक साथ भी बिजनेस कर सकते हैं या उनमें से कोई भी 2 लोग या 1 लोग भी बिजनेस रन कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स। ओके, सो ये हो गया आपके पार्टनरशिप के फीचर्स। आपके ये सारे फीचर्स आपके बेसिकली इस डेफिनेशन पे बेस्ड है। आप देख सकते हैं कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, मतलब पर्सन्स आ गया नाम, तो इसके अंदर एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे। दूसरा, एग्रीड टू शेयर मतलब एक एग्रीमेंट होना चाहिए इनके बीच में। ठीक है, किस चीज का, प्रॉफिट शेयर करने का। ठीक है, किसका, बिजनेस का, तो ये हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो ये आपका नेक्स्ट फीचर हो गया कि बिजनेस जो कैरिड ऑन होना चाहिए, या तो वो कोई एक जना कर रहा हो या तो सबके सब एक साथ बिजनेस कर रहे हो। ठीक, ये हो सकता है। तो अब यहाँ पे हमें देखा जाएगा कि जो हम अभी तक पिछली अकाउंटिंग करते थे 11th में, उसमें डिफरेंस क्या है। इसमें आपका बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, कुछ चेंज नहीं है। अभी भी आपको अकाउंटिंग प्रोसेस करनी ही होगी, अभी भी आपको जर्नल मेंटेन करना होगा, लेजर बनाना होगा, ट्रायल बैलेंस बनेगी, ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट भी बनेगा। बस इसमें एक चीज और एड ऑन हो जाएगी जो कि आपका होगा प्रॉफिट्स का एप्रोप्रिएशन बिटवीन दी पार्टनर्स, मतलब जो भी प्रॉफिट बचेगा उसे पार्टनर्स के बीच में बांटना, हमें बस इतना समझना है। बाकी जो अकाउंटिंग हम पढ़ते आ रहे थे वो अकाउंटिंग कंटिन्यू होगी, उसमें बस एक स्लाइड सा एड ऑन होगा कि ये जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस की वो पार्टनर्स के बीच में कैसे बटेगा। ठीक है, जो कि हम कंसिडर करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। सो आज हम आगे देखते हैं फंडामेंटल्स में। तो यहाँ पे हमें देखना है कि फंडामेंटल्स पार्टनरशिप में हम पार्टनरशिप को चुनेंगे ही क्यों। अब ये है, जैसे एक पर्सन काम करता है तो उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, रिस्क हो जाता है और इन्वेस्टमेंट भी कम होता है। ठीक, पर वही बिजनेस अगर 4 लोग कर रहे हैं तो अगर किसी भी तरह का रिस्क बियर करना होगा तो वो 4 लोग मिलके बिजनेस का रिस्क बियर करेंगे, इन्वेस्टमेंट लाएंगे। ठीक है, बेटर डिसीजन मेकिंग हो सकती है, भले ही फास्ट डिसीजन मेकिंग नहीं होगी क्योंकि 4 लोगों से कंसिडर करके फिर आप कोई डिसीजन ले रहे होंगे। राइट, तो यहाँ पे आपके पार्टनरशिप को सिलेक्ट करने के आपके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आप रिस्क कम बियर करना चाह रहे हो, आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, इसलिए आपने पार्टनरशिप बिजनेस का सिलेक्शन किया। ओके,
सो ये हो गए पार्टनरशिप की मीनिंग, आपको उसके बेनिफिट्स एंड ये हो गए आपके फीचर्स। तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि पार्टनरशिप बिजनेस है क्या, पार्टनरशिप की मीनिंग क्या होगी, और पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए एक्ट कौन सा है, दैट इज पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ये एक्ट है क्यों? अब काफी ऐसे पार्टनरशिप बिजनेस होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी जब आपको एग्रीमेंट का आपको रिटन फॉर्म में करना होता है ना, आप चाहते हैं हर चीज एक पर्टिकुलर वे में हो, तो आप अपने बिजनेस को रजिस्टर भी करवा सकते हैं। आप करवा सकते हैं अपना बिजनेस रजिस्टर अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। तो कभी भी कोई डिस्प्यूट होगा तो वो लीगली सॉल्व किया जा सकता है एंड इसमें आपकी हर चीज मेंशन रहती है, तो आगे डिस्प्यूट और मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं और बिजनेस ज्यादा लंबे समय तक चलता है। ठीक है, तो ये हो गया पार्टनरशिप बिजनेस को गवर्न कौन कर सकता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके रिगार्डिंग रूल्स रेगुलेशंस एंड क्या कैसे होना है, ये सब आपके इस एक्ट में डिफाइन होता है। ठीक, इसकी डेफिनेशन डिफाइन है जो कि आपको बताता है कि एक बिजनेस को पार्टनरशिप बिजनेस कब कहा जाएगा। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सारे फीचर्स का होना पार्टनरशिप बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी आपका फीचर मिस आउट नहीं हो सकता है। क्लियर? एक पहला जो हमने देखा कि 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, सेकेंड एग्रीमेंट होना चाहिए भले ही ओरली हो या रिटर्न हो। क्लियर? नेक्स्ट, बिजनेस की एग्जिस्टेंस मस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जो भी प्रॉफिट होगा वो हर एक पार्टनर्स के बीच में बटेगा। अब वो रेशियो आप एग्रीमेंट में डिफाइन कर सकते हैं या तो वो इक्वली भी बट सकता है। ठीक है, प्रिंसिपल और एजेंट का भी रिलेशन होता है यहाँ पे एंड बिजनेस कैरिड ऑन सबके साथ किया जा सकता है और हो सकता है 1 या 2 लोग बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो। So this is the meaning of partnership, features and partnership act के हमने मायने समझे। अब हम देखेंगे कि हमें पार्टनर्स के राइट्स क्या क्या हुए। ठीक है, हमने देख लिया है मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या है बिजनेस के, इस तरह के फॉर्म ऑफ बिजनेस के हमारे क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। सो नेक्स्ट वी विल सी राइट्स ऑफ द पार्टनर। सो लेट्स बिगिन द राइट्स ऑफ द पार्टनर। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विद द राइट्स ऑफ द पार्टनर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज राइट्स ऑफ द पार्टनर। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर आपके पार्टनर्स को क्या क्या राइट्स गिवन है इसके बारे में देखेंगे। सो पहला राइट है टू कंडक्ट बिजनेस। सो टिपिकली हर पार्टनर को ये राइट है कि वो बिजनेस कैरी ऑन कर सकता है, वो बिजनेस के डीलिंग्स में शामिल हो सकता है, उसे सिंपली आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर वो पार्टनर है तो ही हैज राइट टू इन्वॉल्व इन दी बिजनेस एक्टिविटी। अगर वो अपने मन से नहीं कर रहा है दैट इज ओके, बट अगर वो करना चाहता है ना आप उसे नहीं करने दे रहे हैं बिजनेस में पार्ट, तो आपको उसे करने देना पड़ेगा। सारे पार्टनर्स को एक साथ बिजनेस रन करने का राइट है। सो अगर कोई भी पार्टनर ये डिसाइड करता है कि वो बिजनेस नहीं रन करना चाहता, वो सिर्फ इन्वेस्ट करना चाहता है, दैट इज ओके। बट अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हैं ना, आप चाहते हैं कि वो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करे, अमाउंट इन्वेस्ट करे एंड बिजनेस रन करने की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करे, सो आप उसे ये कह नहीं सकते, आप उसे मना नहीं कर सकते कि बिजनेस में पार्टिसिपेट ना करे, क्योंकि ही इज ऑल्सो दी पार्टनर इन दी बिजनेस। तो पहला राइट हो गया टू कंडक्ट द बिजनेस। हर एक पार्टनर की राइट होता है कि वो बिजनेस की एक्टिविटीज डीलिंग्स में इन्वॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट, टू शेयर द प्रॉफिट। सो सेकेंड आपका राइट है, हर एक पार्टनर का ये राइट है कि उसे अपना पार्ट ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए। उसने या तो जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है उस लेवल का आपको उसको प्रॉफिट मिलेगा, या वो जितना काम करे उसको उस हिसाब से उसका पार्ट ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा। तो आपका जो भी प्रॉफिट होगा सारे पार्टनर्स के बीच में वो आपका डिवाइड होना कंपलसरी है। ठीक है, सो नेक्स्ट राइट यही है आपका, हर एक पार्टनर को अपना पार्ट ऑफ प्रॉफिट रिसीव करने का राइट है। नेक्स्ट, टू बी कंसल्टेड in the matters related to business, okay? So कोई भी अगर डिसीजन है रिगार्डिंग बिजनेस एंड आप चाह रहे हैं कि सिर्फ हम इन पार्टनर से पूछेंगे एंड उसे नहीं, मतलब बाकी रेस्ट ऑफ द पार्टनर से नहीं पूछेंगे, जैसे ए हो गया, बी है और सी और डी।
अब ए मिस्टर यूजुअली सारी बिजनेस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिवली, पर वो जब डिसीजन लेते हैं तो बेसिकली वो सिर्फ हमेशा बी को कंसिडर करते हैं, सी और डी को कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सी और डी को भी राइट है कि वो कंसल्ट किए जाएं रिगार्डिंग दी मैटर्स, उनसे भी पूछा जाए जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाएगा बिजनेस में, ठीक है। सो हर एक पार्टनर का ये राइट है कि उस पार्टनर को कंसल्ट किया जाए रिगार्डिंग मैटर दैट इज रिलेटेड टू दी बिजनेस। इट मींस कोई भी अगर बिजनेस के रिगार्डिंग डिसीजन है तो पार्टनर्स विल बी कंसिडर्ड। सो ईच एंड एवरी पार्टनर का ये राइट है कि उसे कंसल्ट किया जाए रिगार्डिंग एनी डिसीजन। ओके, सो यहाँ नेक्स्ट आपका राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट राइट ऑफ द पार्टनर। नेक्स्ट राइट जो दिया गया हर एक पार्टनर को कि कभी भी आपका बिजनेस का जो भी अकाउंट्स क्रिएट हो रहे हैं वो उसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उठा के देख सकते हैं। आप उन्हें, बाकी पार्टनर्स उन्हें मना नहीं कर सकते, ठीक। हर एक पार्टनर के पास ये राइट है, वो कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो दैट पार्टनर हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट, joint ownership of property of the business। ओके, सो यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी ओन करेगा बिजनेस उसकी जॉइंट ओनरशिप होगी, मतलब हर एक पार्टनर का उतना ही राइट होगा ओवर दैट प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। मतलब कोई भी एसेट्स अगर आपने खरीदे हैं बिजनेस को रन करने के लिए तो उसकी जो ओनरशिप होगी वो किसी सिंगल पर्सन के नाम पे कभी नहीं होगी, वो ओनरशिप होगी हर किसी के नाम पे। जैसे ए बी सी डी है, एक लैंड परचेज करने की बात होती है तो उसपे जो ओनरशिप होगी इन चारों का नाम होगा ओनरशिप पे, ना कि सिर्फ ए का या बी का या सी का या डी का, ठीक। कोई एक पर्सन अपने नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता है, उसे सारे पार्टनर्स के नाम पे वो प्रॉपर्टी परचेज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी बिजनेस को बिलोंग करेगी वो सारे पार्टनर्स की होगी। अगर ये नहीं हो सकता कि आप बिजनेस कर रहे हैं और आपने 3 दोस्तों को आपने कहा कि चलो एक उनका पैसा यूज करके आप गए, आपने एक बहुत बड़ी सी लैंड ले ली, बाद में अपना घर बना लिया। सो इसलिए एक ये राइट दिया गया कि जो भी ओनरशिप होगी वो कैसी होगी, जॉइंट ओनरशिप होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट राइट टू गेट रिटायर after proper notice। ओके, सो नेक्स्ट राइट ये है कि हर एक पार्टनर के पास ये राइट है कि वो कभी भी रिटायर हो सकता है अपने बिजनेस से, मतलब अलग हो सकता है, बट एक उसे प्रॉपर नोटिस देना होगा न्यूज़पेपर में कि वो अब उसे एक प्रॉपर नोटिस देना होगा कि वो अब इस बिजनेस का पार्ट नहीं रहेगा। उसे कम से कम 1 मंथ और 2 मंथ पहले उसे बताना पड़ेगा कि वो बिजनेस से रिटायर हो रहा है और उसे एक प्रॉपर लीगल नोटिस भी देना पड़ेगा। सो न्यूज़पेपर में उसे एक तरह से अनाउंस करना पड़ेगा कि वो इस बिजनेस से अपना पार्ट विड्रॉ कर रहा है, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कि कुछ पार्टनरशिप बिजनेस में कुछ के नाम पे बिजनेस चल रहा होता है और जो कस्टमर्स और जो क्लाइंट्स आते हैं वो उस पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे आ रहे होते हैं। इसे हम कहते हैं गुडविल, ठीक है, कि उस पर्टिकुलर पर्सन की क्या गुडविल है इन दी मार्केट, जिसकी वजह से एक कस्टमर बेस तैयार हो रखा है, ठीक है। आप कभी भी देखते होंगे जहां एक से ज्यादा पार्टनर्स इन्वॉल्व है बिजनेस में, आप किसी एक पर्सन को जानते हैं तो आपका बिजनेस पे ट्रस्ट तब होता है जब उसे एक आप पर्सन को जानते हैं कि अच्छा हाँ ये पर्सन को हम जानते हैं, इससे डीलिंग हम कर सकते हैं। इसी तरह हर एक पर्सन की, हर एक पार्टनर की जो बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर गुडविल होती है। तो जब भी वो रिटायर होते हैं उन्हें एक प्रॉपर नोटिस देनी पड़ती है, उन्हें एक तरह से अनाउंस करना पड़ता है कि वो इस बिजनेस से रिटायर हो रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, राइट टू गेट इंटरेस्ट ऑन लोन if given।
सो समटाइम इट हैपेंस कि जो भी पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस में, दे ऑल्सो गिव अ लोन टू दी बिजनेस, ठीक। सो अगर किसी पार्टनर ने किसी भी तरह का लोन या एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है लोन के नाम पे टू दी बिजनेस, अपने ही बिजनेस को, तो वो उसे कंसिडर किया जाएगा लोन, एंड उस पार्टनर को ये राइट होगा कि वो उस लोन पे इंटरेस्ट रिसीव कर सकता है, ठीक। सो अगर जो आपका ये इंटरेस्ट आपके एग्रीमेंट में मेंशन होता है, अगर एग्रीमेंट नहीं गिवन है कुछ, अगर एग्रीमेंट में इंटरेस्ट रेट नहीं गिवन है, तो आपका बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट होता है वो होता है 6% पर एनम का, ठीक। इफ नथिंग इज मेंशन देन इंटरेस्ट रेट कितना होगा, 6%। क्लियर। सो यहाँ नेक्स्ट राइट देख लेते हैं, राइट टू गेट indemnified if incur any expense. ओके, राइट टू गेट इंडेमनिफाइड इफ इनकर एनी एक्सपेंस, अगर किसी पार्टनर ने किसी भी तरह का एक्सपेंस बियर किया है जो कि बिजनेस से रिगार्डिंग था, एंड उसने वो सारे एक्सपेंसेस अलोन बियर किया, ये जो एक्सपेंसेस हैं बिजनेस से डील आउट नहीं हुए हैं, वो कहीं गया था काम से और उस मीटिंग में उसे काफी एक्सपेंसेस बियर करने पड़े, तो ये उसके एक्सपेंसेस पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं होंगे, वो बिजनेस से काम से गया था, तो वो इन एक्सपेंसेस को इंडेमनिफाइड करवा सकता है, मतलब रिकवर करवा सकता है अपने बिजनेस से। तो जो भी खर्चा वो करेगा बिजनेस के पार्ट पे, वो बिजनेस के प्रॉफिट से उतना पार्ट अपना अलग कर लेगा, फिर आपका बिजनेस का प्रॉफिट जो भी बचेगा वो एप्रोप्रिएट मतलब बटेगा बिटवीन दी अदर पार्टनर्स। तो सीधे अगर देखा जाए, पहला राइट है उसको हर एक पार्टनर को बिजनेस कंडक्ट कराने का राइट है, नेक्स्ट प्रॉफिट शेयर करने का राइट है, मैटर्स में कंसल्ट होने का राइट है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कभी भी इंस्पेक्ट करने का राइट है, एंड जॉइंट ओनरशिप रहने का राइट भी होता है पार्टनर्स के पास। नेक्स्ट, कभी वो रिटायर हो सकते हैं बट एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद, ठीक। उन्हें इंटरेस्ट ऑन लोन भी रिसीव करने का राइट है अगर उन्होंने लोन दिया है। इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द इंटरेस्ट इन द एग्रीमेंट देन 6% पर एनम का आपका इंटरेस्ट दिया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, अगर कोई भी एक्सपेंस बियर किया है पार्टनर्स ने रिगार्डिंग द बिजनेस, तो वो आपके एक्सपेंस भी क्या होंगे, वो आपके एक्सपेंस भी आपको रिकवर करा दिए जाएंगे उस पर्टिकुलर पार्टनर को। So these are the rights of the partner। अब हम देखेंगे कि एग्रीमेंट के बारे में मोर, कि अगर एग्रीमेंट रिटर्न होता है तो क्या होगा, एंड जब वो नॉर्मली आपका रिटर्न ना हो, एक पार्टनरशिप डीड ना हो, तब उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। So after discussing the rights of the partner students, let's discuss the partnership deed। अब ये पार्टनरशिप डीड क्या है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी में है पार्टनरशिप डीड। सो अभी हमने देखा था कि पार्टनर्स के बीच जो एग्रीमेंट है इट कैन बी रिटन और इट कैन बी ओरल। जब एक आपका बकायदा रिटन फॉर्म में आप एक एग्रीमेंट करते हैं अपने पार्टनर्स के साथ, सो इस रिटन एग्रीमेंट को कहते हैं हम पार्टनरशिप डीड, ठीक है। सो बेसिकली ये आपका कोई कंपलसरी नहीं होता है, बट अभी मैंने क्या कहा था आपसे कि पार्टनरशिप डीड आपका एक अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो वो आपके लिए एक बेनिफिट ही होता है कि आपका बहुत ही लेस चांसेस होते हैं डिस्प्यूट और मिसअंडरस्टैंडिंग के। सो बेसिकली मोस्टली हर एक पार्टनरशिप क्या करती है, एक अपना डीड बनवा लेती है, उसमें सारे पार्टनर से साइन करवाए जाते हैं, ठीक। सो पार्टनरशिप डीड क्या है, सो पार्टनरशिप डीड है आपका एक रिटर्न एग्रीमेंट है, ओके। सो इट इज अ रिटन एग्रीमेंट। अब हम देखेंगे कि इस पार्टनरशिप डीड में बेसिकली आपकी क्या क्या चीजें कवर करी जाती हैं। सो लेट्स सी पार्टनरशिप डीड है क्या, बहुत ही सिंपलेस्ट मीनिंग अगर देखी जाए, सो इट इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स जिसमें कुछ पर्टिकुलर्स मेंशन होते हैं अबाउट द पार्टनरशिप। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट थिंग है जो नीड टू बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड्स आर नेम एंड एड्रेस ऑफ द बिजनेस। सो जो सबसे पहली चीज मेंशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए बिजनेस का नेम एंड एड्रेस। दूसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स नेक्स्ट चीज ये डिफाइन होगी कि कौन कौन से पार्टनर्स इन्वॉल्व है, साथ ही साथ उनका परमानेंट एड्रेस भी मेंशन होगा डीड में। क्लियर।
सो ये सारी चीजें आपके इन्वॉल्व होनी जरूरी है जब भी आप एक रिटर्न एग्रीमेंट बनाते हैं, तो उस एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें कंसिडर करनी है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला हो गया बिजनेस का नेम, बिजनेस का एड्रेस। सेकंड हो गया उस बिजनेस के कौन कौन से पार्टनर्स हैं, उनके नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है। नेक्स्ट सैलरी ऑफ द पार्टनर्स। नेक्स्ट ये डिफाइन किया जाएगा कि अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिलनी है तो वो कितनी मिलेगी और किस पार्टनर को मिलेगी और कब मिलेगी, ये सारी चीजें भी आपकी डिफाइन होगी। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, द नेक्स्ट थिंग दैट इज डिसाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड, इस एग्रीमेंट में रिटर्न होता है कि आपको अपने कैपिटल पे हर साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट थिंग दैट इज मेंशन इन द डीड कि आपको अपना प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो में बांटना है और वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग दी पार्टनर्स, उसके बारे में भी आपको बताना होगा। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी विल कंसिडर इन द रिटन एग्रीमेंट। नेक्स्ट इज डेट ऑफ कमेंसमेंट। व्हाट इज डेट ऑफ कमेंसमेंट? अब इस अगर आपका पार्टनरशिप बिजनेस रिटन एग्रीमेंट से स्टार्ट हुआ है तो उसमें एक डेट ऐसी भी मेंशन होगी जो ये बताएगी कि आपका बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है, दैट इज डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। जब आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ हो या जब से आप रिटर्न एग्रीमेंट चाहते हैं अपने बिजनेस की, वो डेट यहाँ पे स्टार्ट होगी कि इस डेट से एक रिटर्न एग्रीमेंट कमेंस हुआ है और इस डेट से हमारा बिजनेस चल रहा था। ठीक है। नेक्स्ट ड्राइंग्स भी मेंशन होती हैं। अब जैसे हमने ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट अभी तक हमने नॉर्मल अकाउंटिंग पढ़ा था 11th में कि एक पर्सन बिजनेस रन कर रहा है, वो इतना अमाउंट बिजनेस से विड्रॉ कर ले रहा है। अब यहाँ तो ओनर दो से ज्यादा है, ठीक, दो हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, तो हर किसी के पास कितना राइट है कि वो कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकता है बिजनेस से, वो चीज भी आप पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर सकते हैं। अब आपको पता है अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड होती है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है, ठीक है, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जा रहा है, तो उसी के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी मेंशन होगी। साथ ही साथ एक चीज और, अमाउंट ऑफ कैपिटल भी डिफाइन होगा। अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय ऑल दी पार्टनर्स। ओके, हर एक पार्टनर कितना कैपिटल ला रहा है इसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी अपने रिटर्न एग्रीमेंट में। नेक्स्ट चीज हमने क्या देखी, ड्राइंग्स, कितना अमाउंट वो विड्रॉ कर सकते हैं पार्टनर, कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा उसकी ड्राइंग्स पे। नेक्स्ट रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। नेक्स्ट चीज, अगर कभी कोई न्यू पार्टनर आपके बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता है तब कौन कौन से रूल्स फॉलो होने चाहिए उसके बारे में भी आप अपने रिटर्न एग्रीमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ द बिजनेस। ओके, पीरियड ऑफ द बिजनेस में हम ये डिसाइड कर सकते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट में लिख सकते हैं कि अकाउंटिंग कब के लिए होगी। यूजुअली 1 साल के लिए होती है, पर अगर आप चाहते हैं कि हम क्वार्टरली अकाउंटिंग करें तो आप वो भी लिख सकते हैं कि हमारी अकाउंटिंग क्वार्टरली हो रही है, हाफ ईयरली हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पे डिफाइन होगा कि आप अकाउंटिंग कितने पीरियड की कर रहे हैं, 1 साल की, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, व्हाट काइंड ऑफ पीरियड यू आर कौन सा पीरियड आप कंसिडर कर रहे हैं व्हाइल डूइंग दी अकाउंटिंग, ये चीज भी आपकी मेंशन होगी रिटर्न एग्रीमेंट में। सो लेट्स डिस्कस द अदर थिंग। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ओके। सो कुछ पार्टनरशिप ऐसे होती हैं जो टेम्परेरी पीरियड के लिए होती है या किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए होती है। सो आपको एक ड्यूरेशन भी बताना होगा कि आप कब तक के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी ये पार्टनरशिप बिजनेस रहेगा। अब कुछ का ये होता है कि जब तक सारे पार्टनर्स एक साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई यहाँ पे सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है।
सारे पार्टनर्स एक साथ बिजनेस रन कर रहे होते हैं, तो वो जो बिजनेस होता है वो उन 4 पार्टनर्स के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। तो वो 4 पार्टनर मिलके बिजनेस कर रहे थे, उनमें से जब भी कोई 1 या 2 का बिजनेस को एंड करने की बात करते हैं तो वो एंड किया जाता है, ठीक है। तो यूजुअली यहाँ पे आपका जो बिजनेस होता है वो सबके साथ चलता है, तो इसमें देखा जाता है कि सारी पार्टीज कब तक के लिए बिजनेस रन करने के लिए तैयार है। एक ड्यूरेशन क्या है इस पार्टनरशिप का, ये तब तक के लिए है कि क्या आपका रेगुलर बिजनेस चलेगा या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए है, ठीक है। सो ये आपका यहाँ पे नेक्स्ट चीज जो मेंशन होगी, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट, गुडविल ब्रॉट इन बाय द पार्टनर। हर एक पार्टनर को कितना गुडविल ब्रॉट इन करने की जरूरत है, ठीक है। अब जैसे कोई अगर जैसे कोई ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है, उसमें कुछ पार्टनर्स ऑलरेडी इन्वॉल्व है, अब एक नया पार्टनर उस बिजनेस का पार्ट बनना चाह रहा है, ठीक है, और उस बिजनेस की ऑलरेडी गुडविल अच्छी है, सो ही नीड्स टू ब्रिंग अलोंग विद द कैपिटल सम अमाउंट ऑफ गुडविल जो कि वो कंट्रीब्यूट करेगा इन द बिजनेस, ठीक है। सो इसके बारे में हम गुडविल के बारे में डिटेल में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, जिसमें हम ये डिफाइन करेंगे कि गुडविल को मेजर कैसे किया जाएगा, ठीक है। गुडविल एक तरह से आपकी रेपुटेशन ही होती है कि हाँ उसमें कितनी रेपुटेशन है, कितना उसका आपका पार्ट आप बनना चाह रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका ये सारे हो गए आपके रिटर्न एग्रीमेंट के फीचर्स जो कि आपको कवर करने होंगे जब भी आप रिटर्न एग्रीमेंट का पार्ट बनेंगे। जब भी पार्टनरशिप बिजनेस रिटर्न एग्रीमेंट का पार्ट होगा तो ये सारी पर्टिकुलर्स नीड्स टू बी कंसिडर्ड इन दी रिटर्न एग्रीमेंट। सो क्या रूल हो सकते हैं, हो सकता है आप रिटर्न एग्रीमेंट फॉलो ना करें। तो यहाँ कुछ ऐसी चीजें, जैसे अगर रिटर्न एग्रीमेंट हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे पास उसमें क्या क्या राइट्स होंगे, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होगा। अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो कहीं पे ये लिखा ही नहीं है कि कितना आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। सो अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। क्लियर? कोई भी ड्रॉइंग्स नहीं होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा जब तक कि प्रॉफिट ना हो, एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्रॉफिट। ओके, सैलरी गिवन नहीं होगी क्योंकि नथिंग इज डिसाइड, तो सैलरी भी नहीं गिवन होगी। सो अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा सकता है अगर प्रॉफिट हुआ है तो, ठीक है। हाँ, तो कोई भी रूल्स नहीं फॉलो होंगे वाइल एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। गुडविल का अमाउंट भी डिसाइड करने के लिए कोई आपका तरीका नहीं होगा एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप भी डिफाइंड नहीं होगी। सो रिटर्न एग्रीमेंट में आपको बस इतना है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आपका डिसाइड नहीं है तो वो आपको इक्वल कंसिडर करना है, दैट्स इट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ आपको तब देना है जब प्रॉफिट हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये चार्जेबल नहीं होगा, ठीक है। सैलरी भी नहीं होगी, डेट ऑफ कमेंसमेंट को मेंशन करने की जरूरत नहीं है एंड जो बिजनेस होगा वो हर कोई रन कर सकता है, ठीक, बिकॉज नथिंग इज मेंशन इन दी एग्रीमेंट। तो इसमें कौन एक्टिव है कौन स्लीपिंग है ये पता नहीं रहेगा, तो सबके सब बिजनेस रन कर सकते हैं। तो ये थे हमारे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। हमने आज बेसिक चीजें पढ़ी कि पार्टनरशिप होता क्या है, फीचर्स क्या है, कौन सा एक्ट इसे गवर्न करता है, एक्ट के अंदर पार्टनर्स के राइट क्या क्या है, अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो उस एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें कंसिडर करी जाएंगी ये हमने देखा, और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो आपको कैसे फॉलो करने हैं, क्या रूल फॉलो करने हैं वो हमने देखे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।